Ashutosh Yadav and I'm your new biology teacher. So today we are going to discuss about the topic cell and its structure. ठीक है, बेसिकली हम लोग आज देखने जा रहे हैं सेल होता क्या है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के फंक्शन क्या होते हैं और कोशिका के अंदर में उसके अलग अलग कोशिकांग या फिर सेल्स कौन कौन से टाइप के उनके अंदर में मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम लोग देखने जा रहे हैं सेल। तो बेसिकली आप लोगों ने 11th और 12th क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि सेल होता क्या है। तो कॉमन शब्दों में ये सब आप लोगों को भी ये पता होगा, कॉमन शब्दों में हम सेल को क्या बोलते हैं या कोशिका को हम क्या कह देते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता है, आप लोग 11th और 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुझे ये बता पाएगा कि स्ट्रक्चरल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल। ठीक है, कि हम संरचनात्मक इकाई या फिर कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं। ठीक है, कोशिका को हम अगर हिंदी में बोला जाए तो कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कह देते हैं। ठीक है, तो ठीक ध्यान से देखेंगे इसको। संरचनात्मक मतलब ये है कि आपका जो शरीर बना हुआ है वो सिंगल स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो पूरी बॉडी की जो संरचना है क्या वो सिंगल सेल से मिलकर बनी है। यस, ठीक है, तो इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि संरचनात्मक इकाई। आपकी बॉडी की पूरी संरचना सिंगल छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम उसको संरचनात्मक इकाई कह देते हैं। अब दूसरा है इसमें फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कार्यात्मक इकाई। अब आप लोगों को पता होगा आपके शरीर के अंदर सारी जो प्रोसेस चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और व्हाटएवर जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं, जितनी भी कार्य चल रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटे से सेल के अंदर में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, राइबोसोम्स हैं जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, कोशिका हम उसको कहते हैं, कोशिका आपके जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, जिस प्रकार से एक घर को बनाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक घर, ठीक है, तो एक घर को बनाने के लिए मुझे बताइए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ईंट की ज़रूरत पड़ती है, रेत होता है, सीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। तो उसका जो ईंट की, अगर मैं एक सिंगल ईंट की बात करूं तो सिंगल जो यूनिट ईंट है वही सेल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ईंट मिल करके सिंगल ईंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो वो घर आपका बॉडी है और वो जो ईंट है वो आपकी कोशिका है। ठीक है, सेल है। तो ये होता है सेल का डेफिनेशन। अब हम लोग इसके अंदर देखने जा रहे हैं। कोशिका आप लोग को पता होगा दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हम किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें सेल के अंदर में उसका न्यूक्लियस जो है एब्सेंट हो, या फिर हम उसको ए न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स भी कह देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट पोजेसेस अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब उनके पास कोशिका तो है बट क्या उनके पास न्यूक्लियस है वेल मैनर्ड फॉर्म में, नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट हम उसको कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे हम इसको देखते हैं, क्या है इसका उदाहरण, बैक्टीरिया। ठीक है, वही आप दूसरे टाइप में आ जाओ, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका मतलब होता है एडवांस्ड कोशिका, जैसे कि हमारी कोशिका हो गई, एनिमल सेल हो गई, और दूसरा प्लांट सेल हो गया। ठीक है, ये हम
अब हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी पढ़ लिया था, जैसे कि हमने बताया था सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। तो ये सब बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोट, क्या होता है यूकैरियोट, ठीक है, इसमें भी बेसिक्स हैं। उसके बाद हम लोग को सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप लोग अब ये देखिए, मैंने क्या बताया, प्रोकैरियोट। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को, इन सिंगल वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोट मीन्स होता है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी कोशिका जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा, नहीं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहेगा। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट्स को आप देखें, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे इस वर्ड को, तो यू मीन्स होता है एडवांस्ड, यू मीन्स होता है एडवांस्ड, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को समझ गए, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यू मीन्स एडवांस, तो अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। एडवांस्ड मीन्स होता है डेवलप्ड, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर में न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली डेवलप्ड रहे, ठीक है, मतलब कंप्लीटली विकसित रहे, तो ऐसे कोशिकाओं को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका या फिर यूकैरियोटिक सेल। इसमें हमारे प्लांट सेल हो गए, और क्या आएंगे, एनिमल सेल्स आएंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल हो गया, बहुत सारे फंगस हैं, एल्गीस हैं, बहुत सारे एल्गीज भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कह देंगे, क्या हम उसको प्रोकैरियोट कहेंगे या फिर यूकैरियोट कहेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये तो बात हो गई सेल की, हमको पता चल गया कि भैया दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोट पे न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहेगा, यानी कि बाउंड फॉर्म में नहीं रहेगा, और यूकैरियोट में एडवांस रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सेल के अंदर देखने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये सेल है एक, सेल के अंदर में, अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज ये ब्रीफ चल रहा है, आप लोग को भी पता है। तो सेल में दो सेल है, जो प्लांट है और एनिमल है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस मैंने क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था कि जो प्लांट सेल्स है या फिर पादप कोशिकाएं जो होती हैं, उनके कोशिका के बाहर एक भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जबकि मैंने एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो प्लांट सेल या फिर पादप कोशिका, पादप कोशिका में क्या सेल वॉल रहता है, क्या इसमें सेल वॉल रहता है, यस, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका बना होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, सेल्यूलोज का बना होता है ये, ठीक है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज में। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में आप लोग को याद होगा, मैंने एनिमल सेल में किसी भी टाइप का कोशिका भित्ति या फिर आपको सेल वॉल नहीं पढ़ाया, क्यों, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल सेल, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है, क्या वो एब्सेंट रहता है, यस, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखने क्या जा रहे हैं, हम लोगों ने अंतर देख लिया। क्या अंतर है, बेसिकली डिफरेंस कोशिका भित्ति का, और भी बहुत सारे हैं, ये पादप है वो जंतु था। तो अब मैं एक बेसिक जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, सब में सेम होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है मेजर। एक तो भैया प्लांट सेल आप लोगों ने जानते हैं, आप लोग को पता है कि जो पादप कोशिका है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस, क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, उनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन क्या एनिमल में ये पाया जाता है, नहीं। तो ये कुछ जो मेन डिफरेंसेस थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, डायग्राम्स के थ्रू हम देख चुके हैं। अब हम सेल इसके अंदर में चलो थोड़ा सा ब्रीफ और देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अंदर की तरफ आप लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
ये देखो एक न्यूक्लियस होता है। तो अब मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस वेल एडवांस्ड है तो मैं कौन से कोशिका की बात कर रहा हूँ, क्या ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो जस्ट पढ़ा ना कि प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि एडवांस नहीं है, वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आप लोग को पता होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस में आप लोग 11th से पढ़ते आ रहे हो कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, ये आप सभी को पता होगा, कॉइल्ड फॉर्म में, है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर में। फिर अगर आप कोशिका के बाहर की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ कुछ उसमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं, ठीक है, कोशिकांग, ठीक। अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये लो, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ है, ये अभी देखेंगे क्या है, ठीक है, मोर डिटेल में। ये देखो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा इनमें राइबोसोम्स होते हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी देखेंगे मोर डिटेल में, ठीक है। तो ये देख लो, ये कुछ डेस्मोसोम्स होंगे इनमें, तो ये एक जंतु कोशिका का डायग्राम है या फिर संरचना है जो हम देखने जा रहे हैं। तो आप सेल के अंदर में, जब कोशिका के अंदर में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ये हैं क्या, वो देख लेते हैं, इसके नाम है कुछ कुछ जो हम देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, केंद्रक भी कह देते हैं हिंदी में, है ना। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब आ जाओ, न्यूक्लियस के बाद आप लोग छोटा छोटा जॉइंट देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं हम इसको, मतलब केंद्रक छिद्र, ठीक है, न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। देखो यहाँ पे पूरा जॉइंट मैंने नहीं बनाया है, तो ये जो पोर आपको दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। बहुत बढ़िया, ये देखो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, या फिर इसको हम हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं, गोल्जी काय, ये देखो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय है ये। उसके अलावा आपको एक ऐसे शू जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जूते जैसा, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी को पता है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, वो भी पढ़ेंगे, वो भी बढ़िया टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना अभी के लिए जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटीपी या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आप लोगों को कुछ ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका नाम है राइबोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं इसको हम। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम के बारे में भी आप एक लाइन पढ़े होंगे, एक लाइन जानते होंगे, क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन मतलब, अब प्रोटीन क्या है भाई, प्रोटीन कैसी चीज़, आप लोग जानते होंगे कि बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि कभी भी आपको ग्रोथ करना है, आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही तो आपको प्रोटीन प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को एक शक्ति प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो प्रोटीन और कहीं नहीं, यहीं पे बनता है, जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल।
ये पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे दिख जाएंगे, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये देखो, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ये लो हिंदी में लिख लो, लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी अभी आगे चल के, बस अभी के लिए ब्रीफ में समझो। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके सेल के अंदर में कुछ ऐसे पार्टिकल सिक्रीट होने लग जाते हैं जिसको ये खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये बाहर का है कि खुद का है। तो लाइसोसोम क्या करता है, आपके सेल को एक बर्स्ट फॉर्म में अंदर की तरफ ले लेगा और उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको देख लो, अब डाइजेस्ट कर रहा है मतलब इसका क्या है कि एसिडिक इन्वायरमेंट में हो गए, ठीक है। तो चलो, ये हो गया लाइसोसोम। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस में कुछ ऐसे संरचनाएं लगी हुई हैं, दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो प्रकार होते हैं जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, रफ और स्मूथ बोला गया है तो क्या अंतर होगा इसमें, क्या आप दिमाग लगा सकते हो इसमें? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। देखो, न्यूक्लियस के ऊपर में मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले हैं, ये कुछ और नहीं, ये राइबोसोम ही हैं, ठीक है। तो यदि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में छोटे छोटे छिद्र यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रफ, ठीक है। अब देखो, आपके हाथ में अगर छोटे छोटे कुछ छिद्र यहाँ पे ऐसा कुछ चिपका दिया जाए तो उस सरफेस को हम रफ बोलेंगे कि स्मूथ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम उसको रफ बोलेंगे। लेकिन अगर मैं वो छोटे छोटे छिद्र हटा दूं तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे? स्मूथ हो जाएंगे। तो अगर इसके सरफेस में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके सरफेस में क्या है? कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको स्मूथ या फिर चिकनी बोल रहे हैं, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको रफ मतलब हिंदी में कहते हैं खुरदुरा, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जिसमें राइबोसोम पार्टिकल नहीं है यानी कि स्मूथ है, उसको हम कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये समझ गए। अब देखो, आपको कोशिका के सबसे बाहर की तरफ लेयर दिख रही है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हिंदी में, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो याद करिए, मैं बताया था कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, लेकिन बाहर को सराउंड करने के लिए एक छोटा सा मेम्ब्रेन तो चाहिए होगा ना भाई। तो उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर को सराउंड करके रखता है। उसके अलावा इसमें कुछ कुछ ऐसे इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, डेस्मोसोम्स होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं या साइटोस्केलेटन बोल दो इसको, साइटोस्केलेटन है, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन क्या है भाई? साइटोस्केलेटन क्या है? जैसे कि आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के ढांचा तैयार करने के लिए आपके एंडोस्केलेटन मौजूद हैं, आपकी हड्डियां मौजूद हैं, वैसे ही सेल को शेप प्रोवाइड करने के लिए, इस सेल को प्रॉपर शेप देने के लिए यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी चल रही है तो किसकी बदौलत चल रही है? आपके अंदर में एंडोस्केलेटन है, स्केलेटन से हड्डियाँ हैं, सेम वैसी है। अब हड्डी ऐसा नहीं है कि इसमें भी हार्ड हड्डी रहेगा, ठीक है, लेकिन साइटोस्केलेटन वो है जो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन हो गए, ठीक है। तो ये कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, समझ गए। अब देखो, एनिमल सेल्स में भी सेम यही चीज़ होगा। अब देखो, एक चीज़ और यहाँ पे है। अब अगर आप देखेंगे, ये जो खाली भाग दिख रहा है, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो जो खाली भाग बचता है उस खाली भाग का नाम होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म या फिर हम इसको कहते हैं कोशिका, कोशिका
द्रव्य, ये लो, बहुत बढ़िया, ये लो, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर आप इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ दो तो जो खाली भाग बच रहा है ना, खाली खाली भाग, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या फिर हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम कह देते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में भी आपको दिख रहा है कुछ कुछ चीजें। न्यूक्लियस के अंदर में जो खाली भाग है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कह देते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के अंदर में है और ये कोशिका वाला मतलब पूरा कोशिका के को लेकर बोला जा रहा है, इसलिए इसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। और इसका नाम मैंने क्या बताया था, इसका नाम है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं क्या, केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका कह देते हैं इसको। क्लियर। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक जंतु कोशिका का। लेकिन इसके जगह पे अगर हम देखें पादप कोशिका को, तो क्या पादप कोशिका भी ऐसी ही होगा? क्या पादप कोशिका भी सेम होगा? क्या पादप कोशिका भी सेम होगा कि कुछ डिफरेंस होगा उसमें? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, बस कुछ कुछ संरचनाओं को अगर हम छोड़ दें तो उनके अंदर भी यही सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो चलो अभी उसको भी हम देख ही लेते हैं, उसकी संरचना को भी हम बना के देख लेंगे अभी एक कि कैसे दिखता है वो भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने पढ़ाया है, क्या प्रोकैरियोटिक होता है, क्या यूकैरियोटिक होता है, और एक कोशिका के अंदर में कौन कौन सी संरचनाएँ हमको देखने को मिलते हैं। किसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, किसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं जहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए प्लांट जो प्लांट सेल है या फिर पादप कोशिका है उसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं, आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे कि उनमें ऐसा क्या संरचना होता है जो इसमें नहीं होता है। भाई लगभग वही है, सारी चीज़ें भी उसमें भी यही होती हैं, पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। और बायोलॉजी या फिर साइंस में अगर आप डायग्राम को नहीं समझेंगे तो आप कोई आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम को ही समझना होता है, क्योंकि डायग्राम से ही आप आंसर निकाल लेंगे। तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था कि कैसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक ने प्लांट में जो बार्क है, डेड सेल हैं, उनको देखा था। उसी में उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? कोशिकाओं को। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि जो पादप कोशिका है वो कैसे है। हनी बी का जो छत्ता होता है ना, हनी बी का जो छत्ता होता है तो उनके जो सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पादप कोशिका को उन्होंने बी हाइव का एक छत्ता का नाम दिया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, तो इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। ये देख लो भाई प्लांट सेल को। चलो ये दिख रहा है, ये एक पादप कोशिका है। अब इसके अंदर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी वही है, अभी और देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो वही संरचना है इधर पे भी, और देख लेते हैं। ये देखो सेम यहाँ पे भी हो जाएंगे।
चलो, अब आप लोग देख रहे होंगे क्या है, सेम है संरचना, उसमें भी ऐसी दिखता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, तो मैंने जो पढ़ाया है इसके पहले मैंने आपको क्या बोला कि व्हाट इज़ द बेसिक और व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इन प्लांट, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो बेसिक मेजर जो डिफरेंस है क्या है वो है उनका सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, समझ गए। मैंने बताया था ना, क्या हमने अभी जंतु कोशिका जब बनाए थे तो क्या हमने सेल वॉल बनाया था वहाँ पे? नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, कोशिका भित्ति ही नहीं होती बाहर में। और मैंने बताया था सेल वॉल जो है किसका बना होता है प्लांट में, तो वो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ये लो, सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर आप लोग देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है आपको, इसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल, इसको हम हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं हिंदी में? हम इसको रिक्तिका कहते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को छोड़ो, दो अंतर हो गए। तीसरा, अच्छा वैक्यूल उसमें भी होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अभी हम देखेंगे वैक्यूल का क्या रोल है इसमें। अब आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हिंदी में हरित लवक। क्या कहते हैं हम हिंदी में? हरित लवक कहते हैं इसको। अब देखो मेजर यही 3 डिफरेंस हैं। एक और देख लो, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे यहाँ पे मिलेंगे। इनका नाम है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम, ठीक है। हिंदी में भी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, परऑक्सीसोम। ये लो, ठीक है। तो जो अंतर है सबसे पहले मैंने उसको लिखा है। पहला देख लो आप, सेल वॉल आपको पहले से पता है जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या आपने वैक्यूल वहाँ पे देखा है? नहीं होता है, होता है बहुत माइन्यूट में, लेकिन ये डिफरेंस है उसका। तो एक प्लांट कोशिका या फिर पादप कोशिका में जितनी भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लो ये सरफेस है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस पादप कोशिका में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पूरे पादप कोशिका का टोटल 70% वैक्यूल ही रखता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मेन डिफरेंस, टोटल पादप कोशिका का 70% सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल ही भर के रखे रहता है, ठीक है। अब क्या काम है भैया इस वैक्यूल का, क्यों इसको इतनी ज़रूरत पड़ गई? तो पादप कोशिका, आपको पता है पादप कोशिका जो है स्वपोषी होते हैं, उनको खुद ही अपना खाना बनाना होता है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो रिक्तिका इनके पास है ये स्टोरेज का काम करती है, ये फूड स्टोरेज का काम कर सकती है। बहुत सारे मिनरल्स हैं और भी चीज़ें जिनको ये स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। रिक्तिका, रिक्तिका मतलब समझ रहे हैं हिंदी में, रिक्त मीन्स खाली स्थान, ठीक है। मतलब ये खाली भाग होता है, लेकिन जब खाना प्रोडक्शन होता है खाने के लिए तो यहाँ पे ये लोग इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल। तो क्या हमने जंतु कोशिका में ये सारी चीज़ें देखी थी? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत कम माइन्यूट में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताओ, पादप कोशिका का टोटल 70% कौन बना रहा है? ये वैक्यूल ही बना के जा रहा है, ठीक है, समझ गए? ये हो गया। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है, आप लोगों को पता होगा कि जंतु कोशिका कभी भी क्या फोटोसिंथेसिस करती हैं? नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता है भैया। तो क्या पादप कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं? क्या इसी वजह से ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यही तीनों चारों जो है मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्यों ऑक्सीडेशन होता है? क्योंकि इनमें होता है ऑक्सीडेशन, सॉरी, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है इनमें? क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, वर्णक होता है। उन वर्णक की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस को करते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ होता है एक्स्ट्रा चीज़ें, परऑक्सीसोम, ठीक है। परऑक्सीसोम उसमें भी होता है बहुत माइन्यूट में, परऑक्सीसोम इसमें भी होता है। परऑक्सीसोम जो है लिपिड परऑक्सीडेशन वगैरह एक प्रोसेस है जो आपको अभी नहीं समझना है, बाद में समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें, बस ये इतने डिफरेंस है। उसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे सारी चीज़ें सेम हैं। आप यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? गाल्जी काय। अब वहाँ पे भी सेम यही था। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइबोसोम पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब क्या? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें यहाँ पे क्या राइबोसोम का पार्टिकल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा सब चीज़ सेम है, देखो, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये है इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये इसका है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, है ना। उसके अलावा आप देखते हैं तो लाइसोसोम भी होगा इसमें, गोल्जी बॉडी तो है ही, ये लो लाइसोसोम इसमें भी होंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें एज इट इज़ हैं, जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है प्लांट सेल और कुछ उस तरह का था एनिमल सेल। समझ गए होगे मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े अपन लोग, ठीक है। अब देखो, हम लोग जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में हमने क्या देखा था? कोशिका भित्ति तो नहीं होती, लेकिन हमने उसमें एक लेयर देखा था। क्या नाम है उस लेयर का? उस लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली हम कहते हैं। अगर हम ये देखो, ये सेल है, अगर हम इस प्लाज्मा झिल्ली को ऐसे करके काट दें, ऐसे काट देते हैं और काट के देखते हैं कि भाई उसके अंदर में होता क्या है, तो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अगर देखते हैं तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी जिसमें कुछ ऐसे लिपिड्स होंगे और ऐसे कुछ टेल होंगे, ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। ये देखो, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट एक आए थे डेनियल एंड डेवसन, ठीक है। एक होता है डेनियल एंड डेवसन, डेनियल एंड डेवसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले सैंडविच मॉडल दिया था। सैंडविच आप जानते हैं सैंडविच क्या होता है? सैंडविच मतलब दो ब्रेड रहेंगे ऐसे करके, ऊपर में एक ब्रेड, नीचे की तरफ ब्रेड, बीच में उनके जो पोर्शन होते हैं कुछ आलू वाला, फिर जो भी रहे, आपको जिस टाइप का सैंडविच खाना होता है। तो उन्होंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट एक सैंडविच जैसा ही दिखता है, जिसमें एक दो लेयर का लिपिड होता है और उसके अंदर में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सैंडविच भाई कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इसको अभी मत देखो, इसको ध्यान मत दो। मैं पहले क्या बोला? डेनियल एंड डेवसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लुक्स लाइक सैंडविच। और सैंडविच क्या होता है? सैंडविच आप लोग को पता है, ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है और उसके बीच में प्रोटीन है। तो इन्होंने क्या कहा? सैंडविच होता है जिसमें दो लिपिड के लेयर होते हैं, एक ऊपर की तरफ ये लिपिड रहेगा, ऊपर की तरफ दो लिपिड, नीचे की तरफ लिपिड रहेगा और अंदर में इसका प्रोटीन रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने इसका डायामीटर बताया था, 75 एंगस्ट्रॉम का ये बताया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था? 75 एंगस्ट्रॉम का। और इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उन्होंने बताया कि ये जो लिपिड है वो 20 एंगस्ट्रॉम का था, ये 20 एंगस्ट्रॉम का 40 हो गया, और 40 में और कितना जोड़ेगी? 75 हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो इसमें अगर हम 35 एंगस्ट्रॉम जोड़ दें तो ये, तो उन्होंने क्या बताया था बेसिकली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक अ सैंडविच, जहाँ पे लिपिड का एक लेयर होता है और एक लेयर प्रोटीन का होता है। अगर इसको थोड़ा अच्छे से बनाना है तो ये देखो ऐसे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड है, ये भी लिपिड है और अंदर में ऐसे करके प्रोटीन मौजूद है ना। तो ये क्या आपको सैंडविच जैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि सैंडविच में ऐसे ही होता है, ठीक है। ये लिपिड है, ठीक है, ये देखो। तो इसको सैंडविच मॉडल कहा गया था, ठीक है।
तो इसको भी एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था कि भैया आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कुछ और दूसरा तरीका देखना है करके। तो इन्होंने तो यहाँ तक देख लिया, ले लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, चलो भैया इन्होंने सैंडविच मॉडल दे दिया है, बहुत बढ़िया करके। और उन्होंने साथ ही साथ इसका डायमीटर बता दिया कि 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। मैं बोला ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कब हुआ? जब इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करने में फेल हो गए कि भैया हाँ होता तो है, लेकिन उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उनको मालूम नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे आपको ये पता होगा कि पुराना टाइम है, साइंटिस्ट के पास जितनी अवेलेबिलिटी रहती थी बस वो उतना ही डिस्कवर कर पाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ नया चीज़ आया तो नए साइंटिस्ट आते थे, वो और अच्छा चीज़ डिस्कवर कर देते थे। तब इन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा जिसको हम कहते हैं, तब उसके बाद नए साइंटिस्ट एक आए थे जिसका नाम है, पहला क्या था, डेनियल एंड डेविसन। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। जैसे कि डेनियल एंड डेविसन ने क्या दिया था, सैंडविच मॉडल, उसी तरह इन्होंने भी अपने मॉडल का नाम रखा था, ठीक है। इन्होंने भी अपने मॉडल का नाम रखा था क्या? इन्होंने अपने मॉडल का नाम रखा था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये लो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था इन्होंने। अब इन्होंने क्या, मोज़ेक का मतलब समझते हो? मोज़ेक का मतलब होता है मिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक मोज़ेक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वाइट कलर का कैप है, ब्लू कलर का एक और कैप है अंदर की तरफ, वाइट कलर का इधर पे कुछ और लिखा है, रेड कलर का अलग है। कहने का मतलब मोज़ेक मीन्स मिक्स, ठीक है। अगर किसी एक स्ट्रक्चर में बहुत सारी संरचनाएं मिली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, मिक्स्ड या फिर मोज़ेक। अब वो कैसे समझाया उन्होंने स्ट्रक्चर, अब देखते हैं अपन लोग। तो उन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है भैया कुछ ऐसा दिखता है और कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि प्लाज्मा जो है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। 3 को छोड़ो, 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला और प्राइमर होता है लिपिड, लिपिड बाई लेयर, मतलब लिपिड के 2 लेयर होते हैं और एक लेयर होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो इन्होंने ये 3D स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था, जो कि अभी तो 3D हम कर नहीं सकते, तो ये आप थोड़ा इमेजिन करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच बीच में आपको ऐसे प्रोटीन्स दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इधर भी कुछ प्रोटीन्स दिखेंगे। ये लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक प्रॉपर एक डिटेल स्टडी किया, किसके बारे में, किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तब उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक मोज़ेक का स्ट्रक्चर है, मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें उनको क्या पता चलता है कि भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 2 चीज़ों से, स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ों से ही मिल करके बनता है। पहला तो होता है लिपिड, तो ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं ये लिपिड का लेयर है, जिसमें लिपिड भी 2 तरीके के, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसा दिख रहा है आपको और ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो लिपिड है ये, इस लिपिड में ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसका हेड होता है, लिपिड हेड, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका टेल होता है, ठीक है। तो लिपिड का जो हेड होता है, अब मुझे ये बताओ आप लोग, लिपिड क्या है, फैट है। क्या फैट जो है पानी में घुलता है? क्या ऑयल जो है पानी में घुलता है? नहीं। तो लिपिड का जो हेड वाला पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और लिपिड का जो टेल होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं जल विरागी,
जल विरागी जो वाटर को हेट करता है, नफरत करता है, वाटर को पसंद ही नहीं करता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं हाइड्रोफिलिक, ये होता है जल स्नेही, जल स्नेही। ठीक है, तो मुझे ये बताओ लिपिड का जो हेड है क्या वो हाइड्रोफोबिक होता है? ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ क्या लिपिड का टेल जो है हाइड्रोफिलिक होता है? तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये जो है जल में घुल सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक, क्या घुलेगा? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने अभी क्या देखा इस लिपिड के, तो ये तो हो गया लिपिड। अब आप लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, इसका नाम ये प्रोटीन है। ठीक है, लिपिड में हो गया। लिपिड के बारे में उन्होंने बता दिया कि लिपिड ऐसा होता है, उसके बाहर में लिपिड का हेड होता है और टेल होता है। उसके बाद उन्होंने बताया प्रोटीन है। अब उन्होंने प्रोटीन को भी दो तरीके का बताया कि भैया प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक प्रोटीन ऐसा जो उसमें धंसा हुआ रहे, जो अंदर की तरफ रहे। ठीक है, ऐसे प्रोटीन उसको जो धंसा हुआ रहे, दो प्रकार का इन्होंने प्रोटीन बताया, इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन इन्होंने क्या बताया? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? अगर आप शब्दों को ध्यान से देखेंगे, वर्ड्स को, तो इन का मतलब होता है अंदर और एक्स का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरे धंसे हुए हों, ठीक है, एम्बेडेड हो। ये देखो, ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है। मान लो यहाँ कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या ये अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? यस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। तो क्या इस प्रोटीन को मैं इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलूँगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। तो प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहे, अंदर की तरफ रहे, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर वो सरफेस में है, वो जो धंसा ना हो, ऐसे प्रोटीन को मैं क्या बोलूँगा? ऐसे प्रोटीन को मैं बोलूँगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, आई बात समझ में? इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक, को इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रल, और एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। पेरिफेरी मतलब सरफेस में। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये लो पेरिफेरल प्रोटीन कह देते हैं हम इसको। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये प्रोटीन अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक। और जो सरफेस में प्रेजेंट हो, या तो ऊपर में हो या तो फिर नीचे की तरफ, जो सरफेस में हो, उसको हम कह देते हैं क्या? उसको हम कह देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बताया था लिपिड में भी। उन्होंने बताया लिपिड में जनरली फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड से ये बनता है। तो क्या क्या बताया उन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली तीन चीज़ों से बनता है। एक लिपिड, लिपिड में भी कौन सा टाइप का लिपिड? फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड में अगर फॉस्फोरस ऐड हो जाए, फॉस्फेट ऐड हो जाए, हम उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। दूसरा उन्होंने बताया प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन कौन कौन सा होता है। तो उन्होंने बता दिया प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक वैसे प्रोटीन जो अंदर की तरफ धंसे हो, दूसरे वैसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट हो, इनको हम कह देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब तीसरा उन्होंने बताया कि कुछ परसेंट, कुछ अमाउंट, जैसे कि लगभग टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 5 से 10%, यहाँ पे एक और संरचना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठीक है, तो कुछ संरचनाएं और होती हैं, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुश्किल से 5% to 10% मान के चलो, जनरली 5%। तो टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट जो है 5 से 10% ही बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं। मेजर कौन रोल कर रहा है? मेजर है लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो मैक्सिमम पोर्शन उसका लिपिड ही बना रहता है। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने दो थ्योरीज देख लिए, और भी हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, बाकी दो थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डेनियल एंड डेविसन ने दिया था, जो सैंडविच मॉडल उन्होंने कहा। उन्होंने बस सिंपल बता दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सैंडविच जैसा होता है, दो लिपिड का लेयर होता है और बीच में आलू जैसा
बीच में सैंडविच मतलब एक ऊपर में ब्रेड, नीचे में ब्रेड, बीच में उसका मटेरियल रहता है, ठीक है। वैसे ही क्या ये भी तो वही है, सेम यही भी है, लेकिन इन्होंने पूरा प्रॉपर डिटेल स्टडी किया और कैसे होता है वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी, है ना। तो अब देखो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि इन्होंने इसका नाम है, अच्छा मुझे ये बताओ मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन बाय, तो आंसर क्या जाएगा, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि किसने दिया था, तो उन्होंने बता दिया कि लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या हो सकते हैं। तो मुझे कोई बता पाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि देखो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिसिटी होती है, सेल में बहुत स्पेसिफिसिटी होती है, वो उसी चीज़ को आने देंगे जो उसके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। वो उसी चीज़ को अंदर से बाहर जाने देंगे जो उसके लिए बेकार होगा, ठीक है। तो इनमें स्पेसिफिसिटी होती है, तो उसी स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सिलेक्टेड चीज़ों को, मतलब सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को ही अंदर आने देगा या फिर बाहर जाने देगा, ठीक है। ये है दूसरा, पहला फंक्शन तो हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन मुझे ये बताओ, दूसरा फंक्शन इसका बताओ, क्या सेल के शेप को मेंटेन करके रखा है। अगर याद करो, सेल के बाहर में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना रहे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना रहे तो क्या सेल अपना शेप मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेल के शेप को भी मेंटेन करता है, ठीक। और क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और क्या फंक्शंस हो सकते हैं, इंटीग्रल एक जो प्रॉपर पैकेजिंग है, सेल की जो पैकेजिंग है उसको ये प्रोवाइड करके रखेगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, केंद्रक सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ गया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड में भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, लिपिड का हेड होता है और लिपिड का टेल होता है। तो मुझे ये बताओ, हेड वाला पोर्शन जो है क्या जल विरागी है या जल स्नेही, ये होता है जल विरागी, मतलब ये वाटर को नफरत करता है, वाटर को हेट करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, जबकि ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, सेल के अंदर दूसरे कोशिकांग को लेंगे, ठीक है। दूसरा कोशिकांग अब हम लेने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोगों ने तो देख लिया। अब हम उसी कोशिका के अंदर में क्या देखने जा रहे हैं, अब हम उसी कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने जा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हम देखते हैं, ऐसा है। तो सबसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ें, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट आप दे दो, हेडिंग दे दो यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। वी ऑल नो दैट इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, ठीक है। क्यों भाई, क्यों कहते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि हमें पता है एनर्जी का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। हमें जो सेल के अंदर में एनर्जी मिल रही है, हम जो खाना खा रहे हैं या फिर जो भी है, हमको जो एनर्जी मिल रहा है किसी भी काम को करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम आता है यहाँ पे, नाम है फ्लेमिंग, लिख लो साइंटिस्ट, फ्लेमिंग एंड अल्टमान, अल्टमान। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसको खोजा था, सबसे पहले खोजा था किसको खोजा था, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये लो, ठीक है।
ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम बाहर निकाल के देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक खासियत ये होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों की कुछ खासियत होती है। क्या खासियत है भाई? वो खासियत है ये है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन हम इसको कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस, इसको हिंदी में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। तो इसका मतलब होता है ऐसी कोशिका जो अपना कुछ क्या मैक्सिमम काम खुद से कर ले, ठीक है। जबकि इसके अंदर में, एक कोशिका के अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद नहीं करती हैं, लेकिन ये काम अपना खुद क्यों करती? क्यों? क्योंकि इनके पास इनका खुद का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब इनके पास इनका डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इनके पास इनका खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। इनके पास इनका खुद का राइबोसोम होता है। तो ऐसे करके इनको हम क्या कह देते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स, ठीक। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। अब देखो क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि तुमको पता है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होगा तो क्या ये खुद से रेप्लिकेशन करेगा? डीएनए बना लेगा, प्रोटीन आरएनए बना लेगा, प्रोटीन भी बना लेगा, ठीक है। इसको दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे सेल की जरूरत नहीं है, मतलब मेन कोशिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद के पास डीएनए है, खुद के पास राइबोसोम भी है, तो प्रोटीन भी बना लेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन या फिर अर्ध स्वायत्त कोशिका, ठीक। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये बाहर की तरफ जो संरचना आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है, क्या इसको मैं अंदर की तरफ है तो क्या मैं इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलूंगा? ये देखो, जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको मैंने बोल दिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है उसको मैंने क्या बोल दिया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो हो गए। अब देखो, जैसे कि हम लोग सेल पढ़े थे तो सेल में जो खाली स्थान था, खाली भाग जो था, उसको हमने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था। वैसे ही इनके पास भी एक खाली भाग होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक। अब आप लोग देखो थोड़ा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ जो झिल्ली है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये लो। क्या होता है भैया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? इनर नहीं, सॉरी, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल। इंटर स्पेस या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्यों? क्योंकि ये आउटर और इनर के बीच में है, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस लिखो, मेम्ब्रेन को छोड़ो, स्पेस लिखो, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही है ना, ये स्पेस है, ठीक है। तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको हम बोलते हैं, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउटर और इनर दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया संरचना। चलो अब ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा है राइबोसोम दिख रहा है, ठीक। ये आपका उनका अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, लेकिन डीएनए को लिखो सीधा, डीएनए, इनका खुद का डीएनए है। बाउंडेड न्यूक्लियस वेल डेवलप तो नहीं रहता, लेकिन डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये भी सब जगह पे। इनमें कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ऐसे करके अब सब में तो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहले ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लंबा प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसका नाम है क्रिस्टी।
इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टी में देखो छोटे छोटे टेनिस रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, टेनिस रैकेट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसका नाम है क्या, इसका नाम बोलते हैं हम इसको F1 F0 पार्टिकल, या फिर इसका दूसरा नाम है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। ठीक है, क्या बोला मैं, क्या क्या नाम है। ठीक है, तो ये देखो इसको हम F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, एटीपी सिंथेज मतलब एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स। तो हम कह रहे हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो किस बेसिस पे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है यहीं पे एटीपी का बनना होता है, यहीं पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यहीं पे ऊर्जाएं बनती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक ये कुछ संरचनाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जिसको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अब इस संरचना को जैसे कि हम लोग पहले भी थोड़ा डिस्कस किए थे इसके बारे में, ये देखो एटीपी को ये आप F1 F0 पार्टिकल को बाहर निकालते हो तो आपको कुछ ऐसा संरचना दिखता है। ठीक है, जिसमें एटीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये यही स्ट्रक्चर है जिसको मैंने उठा करके यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे अब इसको F1 F0 पार्टिकल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेड है ये इसको हम F1 कहते हैं और इस बेस को हम F0 कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको F1 F0 पार्टिकल भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर, यहीं पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब मुझे ये बताओ, चलो यहाँ तक तो हो गया, अब मुझे ये बताओ फंक्शन क्या होते हैं इसके, फंक्शंस क्या होते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है कि सिंगल मेम्ब्रेनस है, क्या इसमें आपको एक मेम्ब्रेन दिख रहा है कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। इन बीच में जो है उसको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा राइबोसोम, इसमें ना स्पेशल टाइप का राइबोसोम, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है इसमें, अभी हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, 70 और 80S। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, जबकि जितने भी यूकैरियोट कोशिका हैं उनके पास 80S का राइबोसोम होता है। लेकिन स्तनधारियों का जो मैमल्स हैं, मैमल्स के पास जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 55S का होता है। क्या बोला मैं, मैमल्स के अंदर यानी कि हम लोग के अंदर, स्तनधारियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके भीतर में जो राइबोसोम है वो 55S का होता है। ये अभी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मुझे ये बताओ फंक्शंस क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर आपके कोशिकांग है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन मुझे बताओ क्या फंक्शन होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है भैया कि सबसे पहला क्या है, ये सबसे पहला इसका जो काम है वो है एटीपी का प्रोडक्शन करना, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, सबसे पहला और मेजर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में। अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम कार्य क्या है, एटीपी का निर्माण करना। दूसरा वंशागति, क्या ये वंशागति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद के पास डीएनए है। ठीक है, खुद के पास डीएनए है, तो क्या ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक आता है, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, तो ये इसके कुछ काम हैं। ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरी इसकी संरचना है, कहाँ पे एटीपी बनता है, कैसे है, कौन खोजा है, ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो ये इतना है, ठीक, सफिशिएंट है, बाकी अपना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।